ऐसा लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा और कोशिश करने की भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं आप। जब तक आप खुद पर विश्वास रखना नहीं सीखते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रख सकते। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। यकीन मानिए, जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुंचने का राज खुद आपके भीतर छुपा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और कड़ी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते, तो आप प्रगति, उन्नति और कामयाबी के सभी बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र के 16वें कार्य दिवस पर निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव को रोकने की व्यवस्था है। फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 संसद से पारित हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी विधेयक पर मोहर लगाई है। उच्च सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक। 7 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है। 2021-22 के अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच से संबंधित विनियोग विधेयक भी ध्वनि मत से पारित हुआ। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े विषयों पर ध्यान दे रही है। संसद की स्थायी समिति को भेजा गया मध्यस्थता विधेयक। उच्च सदन में विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकार किया। विधेयक में वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान, मध्यस्थता निपटाना और समझौता कराए जाने को लागू करने और मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय बनाने से संबंधित प्रावधान। संयुक्त समिति के पास जैव विविधता विधेयक भेजा गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया था। लोकसभा और राज्यसभा की 21 सदस्यीय समिति अब विधेयक पर विचार करेगी। संसद से जुड़ी हुई खबरों के बाद अब बात देश की। आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियों में सरकार जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उद्योग जगत के प्रमुख सीईओ से मुलाकात की। इसमें बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों के प्रमुख सीईओ मौजूद थे। इसके अतिरिक्त रिन्यूएबल, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनियों के सीईओ के साथ भी प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर बात की। इस मुलाकात के जरिए पीएम ने उनके विचार और सुझाव जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस मुलाकात में भारत और मध्य एशिया संवाद में हुए विचार विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई, जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति समेत व्यापार और कनेक्टिविटी, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रियों ने भारत के साथ उनके संबंधों को और मजबूत करने का उत्साह जताया और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को बहुत महत्व देता है और उन देशों को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है। सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन की शुरुआत की है। इसका मुख्य विषय है प्रशासन गांव की ओर। सुशासन सप्ताह के अवसर पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुशल प्रक्रिया और सुगम प्रशासन के बल पर सरकार पारदर्शी व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है, ताकि विकास को सर्वांगीण और सर्वसमावेशी बनाया जा सके। सुशासन सप्ताह के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान करने और सेवा की स्थिति में सुधार की दिशा में काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1123 करोड़ रुपए के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। साथ ही जौनपुर में 3037 करोड़ रुपए के
4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट का होगा इजाफा। कुल सीटों में 9 सीटें एसटी और 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व करने की भी सिफारिश की गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। देश में अभी तक 161 से अधिक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। सरकार विशेषज्ञों के साथ स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। जरूरी और एहतियाती कदम और प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण फैलने पर हमें समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए जरूरी दवाओं के बफर स्टॉक की व्यवस्था भी कर दी गई है। और आइए अब देखते हैं देश के चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस सहित अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रतिमा तोड़ने वालों पर सख्त सरकार। बेंगलुरु में शिवाजी महाराज की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला आज कर्नाटक विधानसभा में उठा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार इस तरह के मामलों में ठोस कदम उठाएगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने बताया कि बावल पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे जाम से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा पंचगांव में फ्लाईओवर बनने के लिए एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी नाहरलागन विस्टाडोम टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से असम और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस मांगे जाने के मामले को लेकर काफी शिकायतें की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट में के एलन पार्क में कोलकाता के क्रिसमस कार्निवल का उद्घाटन किया। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने का आह्वान किया और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा का आरोप लगाया है। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की। उन्हें ईडी की ओर से सम्मन मिला था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची थी। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी को पकड़ा है। बोट पर सवार 6 लोगों के पास 77 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होते ही शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक हटा दी गई है। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से 14 दिशा निर्देशों में को जारी किया गया है, जिनका पालन सभी को करना होगा। जम्मू कश्मीर में निजीकरण और दूसरी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे रविवार को कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद बिजली सप्लाई के लिए पावर स्टेशनों पर सेना के जवानों को तैनात किया गया। तापमान में लगातार गिरावट की वजह से हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
राज्यों के बाद अब बात दुनिया की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर खास बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति ने 6 दिसंबर को दिल्ली की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान रूसी प्रतिनिधि मंडल के भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बातचीत में हाल में हुई वार्ता में हुए समझौतों को लागू करने के व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान जारी रखने पर जोर दिया। फिलीपींस साल के सबसे भयंकर तूफान से जूझ रहा है। भीषण तूफान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। अब भी कई लोग लापता हैं। बेहोल द्वीपीय प्रांत में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही थी, क्योंकि कई कस्बे और गांव में संचार ठप होने, बिजली की कटौती और बंद सड़कों के कारण संपर्क ही टूट गया था। हालांकि बेहतर मौसम के साथ बड़े पैमाने पर सफाई और मरम्मत के प्रयास चल रहे हैं। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूरोप ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। फ्रांस ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाली परंपरागत आतिशबाजी को स्थगित कर दिया है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन ने सचेत किया है कि जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल सकता है। पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इसके संक्रमण की पुष्टि होने पर कई देशों ने फिर से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आयरलैंड में 30 जनवरी तक बार और रेस्तरां रात 8 बजे तक के लिए ही खुलेंगे। स्विट्जरलैंड में भी कोविड को फैलने से रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। इजरायल ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमेरिका से आने वाली उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव पर इजरायल ने यह फैसला लिया है। इजरायल में इटली, बेल्जियम, जर्मनी, हंगरी, मोरक्को, पुर्तगाल, कनाडा, स्विट्जरलैंड और तुर्की से आने वाली उड़ानों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। और तमाम बड़ी खबरों के बाद एक नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महिलाओं, विशेषकर निचले तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महिलाओं की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूहों के खातों में भेजेंगे। इससे स्वयं सहायता समूह की करीब 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा। ये राशि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री कारोबार संबंधी खबरों को कवर करने वाली 20,000 महिला संवाददाता सखियों को प्रोत्साहन के रूप में उनके खातों में वजीफे की पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपए भेजेंगे। इसका उद्देश्य इन महिलाओं को वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में तैयार करके आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपनी 4 दिवसीय केरल यात्रा शुरू करेंगे। राष्ट्रपति कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के संचालन प्रदर्शन को भी वो देखेंगे। वहीं लोकसभा की वित्त समिति, आवास और शहरी मामले संबंधी समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। साथ ही सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा राज्यसभा की शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल और उद्योग संबंधी समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होनी है। इसके अलावा कार्मिक लोक शिकायत संबंधी समिति, कानून और न्याय संबंधी समिति और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने के लिए इसमें मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने के लिए हर साल 4 अवसर देने का भी प्रावधान इसमें है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2021 पर लोकसभा में विचार होना है। संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामलों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करने के प्रावधान है। 17 दिसंबर को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया था। विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे विचार और लौटाए जाने का इस पर प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत मूल्य वृद्धि पर चर्चा होना भी एजेंडे में शामिल है।
लोकसभा में नियम 193 के अधीन 8 दिसंबर से जलवायु परिवर्तन पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप सुबह 10 बजे देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज। सुबह 11 बजे से संसद से सीधा प्रसारण, राज्यसभा और लोकसभा की प्रोसीडिंग सीधा देख सकते हैं संसद टीवी पर। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा बुलेटिन आज की खबर, और 8:30 बजे आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 9 बजे द डिफेंडर्स और 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे आप देखिए संसद में दिन भर की कार्रवाई पर हमारा इंग्लिश बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स, और हिंदी में सदन दिन भर 10:30 बजे। रात 11 बजे क्वेश्चन आवर लोकसभा से और रात 12 बजे क्वेश्चन आवर राज्यसभा से। हेलो इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और बिल्कुल ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे आज के इतिहास के। आप बने रहिए हमारे साथ। I appeal to all of you. मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the Honourable Minister. What specific intervention are you doing? पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। a report of the Department of Parliament Standing Committee. प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। I am standing at the spot where Yogeshwara Krishna recited the Bhagavad Gita and taught Dhanurdhara. You can see the tree behind me. भगवद गीता जब जिसने भावपूर्वक उसका अध्ययन किया तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं लगी, अनुवाद स्वतः अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है। भगवद गीता का महात्म्य के बारे में हम जानेंगे, बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। देखिए कार्यक्रम इतिहास गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 21 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 21 दिसंबर वर्ष 1898 में अंधेरे में उजाला फैलाने वाले रेडियम की खोज हुई। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की। मैडम क्यूरी ने खनिज का अध्ययन करके उससे यूरेनियम अलग कर दिया और बाकी बचे हुए हिस्से को उन्होंने रेडियम का नाम दिया। इस खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव के साथ एक नई क्रांति हुई। रेडियम का इस्तेमाल महत्वपूर्ण कैंसर रोग की दवाइयों में किया जाता है। 21 दिसंबर वर्ष 1968 में मानव ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा। आज ही के दिन नासा द्वारा अपोलो 8 अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में भेजा गया।
इस यान को फ्लोरिडा के केप कैनेडी सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार था जब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से दूर चांद की कक्षा में भेजा गया। ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जेम्स ए लोवेल, विलियम एंडर्स और फ्रैंक बोरमन। 21 दिसंबर वर्ष 1974 में INS सातवाहन को भारत के जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला पोत है। इसका नाम सातवाहन राजवंश से लिया गया है, जिसने कभी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर शासन किया। वर्ष 1986 में INS सातवाहन को एक विशेष पनडुब्बी प्रशिक्षण निर्माण में बदलने का निर्णय लिया। वर्तमान में INS की यह इकाई भारतीय नौसेना का प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। अच्छी सेहत के लिए सबसे सरल उपाय है नियमित योग। और योग की आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम आपको बताते हैं भुजंग आसन का एक सरल रूप, यानी सरल भुजंग आसन कैसे किया जाता है और आखिर इसको करने के फायदे क्या हैं। सरल भुजंगासन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए सामने की ओर। अब धीरे से कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को कंधे के समीप और कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, कोहनियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन, कंधे और छाती वाले भाग को, चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर उठाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। इस अभ्यास को एक बार पुनः दोहरा जाएं। ध्यान दें, जिन्हें हर्निया, हाई बीपी की समस्या हो या जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। तो ये सरल भुजंगासन और कमर को ये काफ़ी लचीला बनाता है। और जैसे ही हम कहते हैं कि योग करने से जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या हम कहें बैठे बैठे या खड़े खड़े काम करने के बाद योग जो है वो आपके शरीर को सेहतमंद और लचीला बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। लेकिन ये योग उतने ही शांत भाव से करना चाहिए जितने शांत भाव से हमने दिखाया विशेषज्ञ को करते हुए। बिल्कुल ये इसका नियम ज़रूर है, जैसा आपने कहा कि योग को बहुत शांत भाव से किया जाए, क्योंकि अगर आप जल्दी में योग करते हैं तो ना उसका उतना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें जो सांसों पर ध्यान देना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते क्या आज हम किन झलकियों के साथ छोड़ जा रहे हैं? जी हाँ, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के पराई समुदाय के नृत्य के साथ। तो आप लीजिए इस नृत्य का आनंद और फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।